की दीदी बनाया जाएगा। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है 0.16%। देखने में बहुत मामूली है, लेकिन 2019 के आम चुनाव में इसने एक नई इबारत लिख डाली थी। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब वोटिंग में हिस्सेदारी के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। SBI रिसर्च के मुताबिक इस बार के चुनाव में पिछली बार की तुलना में रजिस्टर्ड महिला वोटर्स की संख्या 7.5% बढ़ चुकी है। 2019 में 43.8 करोड़ महिला वोटर्स थीं, जो इस बार 47.2 करोड़ हैं। इसमें 85 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो 2024 के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगी। वोटर्स का रेशियो भी 2019 में प्रति 1000 पुरुषों पर 926 महिलाओं से बढ़कर इस बार 948 हो गया है। 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं का अनुपात या तो पुरुषों से ज्यादा है या फिर बराबर है। 2019 में यह आंकड़ा 8 का था। इन आंकड़ों से साफ है कि महिला वोटर्स किसी भी पार्टी के लिए हार जीत तय करने की स्थिति में हैं। ऐसे में सवाल है कि महिलाओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। महिला क्रांति की कहानी क्या है? वे अपने विवेक से मतदान करती हैं या पुरुषों के कहने पर? उन पर मोदी फैक्टर कितना हावी है और वो किसे वोट करेंगी? आधी आबादी के वोटिंग पैटर्न का पूरा विश्लेषण देखिए इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी महिलाओं को वोटिंग के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। धीरे धीरे महिलाओं में मतदान को लेकर जागरूकता आई और पिछले चुनाव में उन्होंने पहली बार पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया। आधार कार्ड की तरह मतदाता पहचान पत्र शासन तक पहुंच का एक और साधन बन गया है। इसका एक उद्देश्य भी है, जाकर वोट देना। – 2014 और 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सियासी दबदबा बढ़ाने में महिला वोटर्स की अहम भूमिका रही। सर्वे एजेंसी एक्सेस माई इंडिया के अनुसार 2019 में 44% पुरुषों की तुलना में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। राजनीतिक दल चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, सभी महिलाओं की स्थिति सुधारने के कार्यक्रमों पर खास फोकस कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने संविधान में 106वां संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के साथ साथ SC/ST के लिए भी सीटें सुरक्षित करने का प्रावधान है। SBI रिसर्च के मुताबिक मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27%, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 37%, अटल पेंशन योजना में 44%, मुद्रा लोन में 68%, स्टैंड अप इंडिया में 81% महिलाओं की हिस्सेदारी है। लाभार्थी महिलाएं हमेशा सरकार के लिए मतदान करती है, ये ज़रूरी नहीं है। हमने देखा है हमारे रिसर्च में कि महिलाएं मतदान करती है खास तौर पे अपनी सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के। उनके लिए, उनकी बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्या बेटियां स्कूल जा सकती है, क्या बेटियां आगे पढ़ाई करने जा सकती है, क्या वो खुद अपनी नौकरी करने जा सकती है, क्या वो सुरक्षित है जहाँ पे है वहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, और जो सरकार उनको लगता है कि ये उनको दे पाएगी, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे पाएगी, माहौल दे पाएगी, उनके लिए उनका मत ज़्यादा जाता है। ये हमने देखा है रिसर्च में। साथ साथ में कोई एक मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि आर्थिक मुद्दे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जबकि सरकार की स्कीम्स भी आर्थिक मुद्दों को और उनकी परिवार के आर्थिक मुद्दों को काफ़ी हद तक एड्रेस करती है। लेकिन अपने बच्चों के लिए नौकरियां है या नहीं है, क्या ये सरकार हमारे बच्चों के लिए नौकरियां दे पा रही हैं, हम उनके पति के लिए, उनके पिता के लिए क्या जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, जो उनकी परिवार को आगे बढ़ने के लिए जो एक सुरक्षा चाहिए, क्या ये सरकार उनको वो दे पा रही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रही है। ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। साथ साथ में आप देखें तो ये कौन सी उनकी लाभार्थी जो है वो कौन सी स्कीम में लाभार्थी है, क्योंकि उनके खुद के लिए भी उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहिए, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो भाजपा सरकार की एक इनफैक्ट बहुत बड़ी स्कीम्स है जो बहुत सुपर हिट हो रही है रूरल एरियाज़ में, खास करके गाँव में, वो है मुद्रा स्कीम, जिनकी लाभार्थी महिलाएं
हैं जो जहाँ की उनको लोन मिलता है, अगर उनको कोई काम करना है, उनका छोटा मोटा बिजनेस चालू करना है तो महिलाओं को लोन दी जाती है मुद्रा स्कीम में। और दूसरी स्कीम है लखपति दीदी स्कीम, जो कि सखी मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को मिलके अगर वो कुछ साथ में करना चाह रही है, जो कि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कॉर्पोरेट में काम करने जाना या वो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो घर के साथ संभाल के साथ साथ जो वो बाहर और भी काम कर पाए, तो ऐसी स्कीम जी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम आती है। तो हाँ, ये मुद्दे बनते हैं जिसकी वजह से वो सरकार के लिए मतदान करेंगी। लेकिन साथ साथ में जैसे बताया कि दो और मुद्दे हैं, सुरक्षा के और आर्थिक व्यवस्था के। और एक मुद्दा जो बनता है जो कि मेरे हिसाब से सभी लोगों के लिए जायज़ है और देखे जाए तो हर चीज़ में वो जायज़ हो जाता है, वो है कास्ट फैक्टर। तो हाँ, महिलाओं के लिए भी कास्ट फैक्टर बनता है, क्योंकि घर में से काफ़ी महिलाएं हैं जो कहा जाता है, जो अपने घर में से उनके पति या सरपंच या पिता जो कहते हैं उनके लिए मतदान करना है, तो काफ़ी महिलाएं उस हिसाब से जो मतदान करती है, तो उसमें कास्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मौजूदा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच महिला वोटर्स को लुभाने के लिए गारंटियों की होड़ लगी है। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में महिला न्याय पर खास जोर दिया है, जिसमें गरीब महिलाओं के बैंक खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालने और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का वादा है। भाजपा के मैनिफेस्टो में भी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बड़ी योजना शामिल है। महिला वोटर्स गेम चेंजर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इस क्रांति की कहानी पर भी एक नज़र डालते हैं। महिला साक्षरता का स्तर 1981 में 26% था, जो 2022 में 69% हो गया। ऐसे ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश की 54% महिलाओं के पास मोबाइल है और 33% इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। 2014 के आम चुनाव में ही साफ दिखा, जब रजिस्टर्ड महिला वोटर्स की संख्या 16% बढ़ गई और पुरुष और महिला मतदान में अंतर सिर्फ 1.5% का रह गया। अगली बार यानी 2019 में यह अंतर भी खत्म हो गया और महिलाएं मतदान के मामले में पुरुषों से भी आगे निकल गईं। 19 के चुनाव में प्रति 1000 पुरुष वोटर्स पर महिला वोटर्स की संख्या भी बढ़कर 926 पहुंच गई थी और इस बार ये आंकड़ा 948 है। हालांकि एसबीआई रिसर्च बताता है कि अभी भी 13 करोड़ महिला वोटर्स वोटिंग से दूर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूपी में ऐसी 2.75 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां 1.66 करोड़ महिला वोटर्स वोटिंग से दूर हैं। तीसरे नंबर पर बिहार है, जहां ये संख्या 1.44 करोड़ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर महिलाएं चुनाव में हिस्सा लेने निकलें तो यूपी में बीजेपी को 2019 की अपनी 62 सीटों को बनाए रखने या उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। महिलाएं न केवल अपने पैरों पर चलकर वोट देने जा रही हैं, बल्कि ये सोचने में भी अपना दिमाग खपा रही हैं कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। लोकनीति CSDS की तरफ से 2019 में महिलाओं पर की गई एक स्टडी के अनुसार 33% महिलाओं के वोट देने के निर्णय को पुरुषों ने प्रभावित किया, लेकिन 59% ने फैसला अपने विवेक से लिया। महिलाएं अब अपने विवेक से मतदान कर रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि राशन कार्ड और मकान अपने नाम पर होने से महिलाओं ने स्वामित्व की भावना को महसूस करना शुरू कर दिया है। महिला वोटर्स की बढ़ती अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि कोई भी पार्टी इन्हें रिझाने के मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। नीतीश सरकार ने 8वीं क्लास पास करने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए, महिला मतदाताओं का दिल जीतने के लिए शराबबंदी लागू की और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने असेंबली इलेक्शंस में पूरा चुनाव ही लाडली बहन योजना पर लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कन्याश्री योजना लाई तो उड़ीसा में नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति योजना लागू की। टीएमसी और बीजेडी ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अभी तक के हालात देखकर लगता है कि महिला वोटर्स को अपने पाले में करने में बीजेपी सबसे ज़्यादा सफल रही है। बीजेपी ने लगभग हर सरकारी योजना में महिलाओं को केंद्र में रखा है। जनधन खाते, मुद्रा लोन, आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला आरक्षण विधेयक, इसके अलावा उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, पोषण योजना और मातृ वंदना जैसी योजनाओं के जरिए बीजेपी ने अंतिम पंक्ति तक की महिलाओं पर अपनी पहुँच बना ली है। इस पहुँच का अंदाज़ा इसी से लगा सकते
सकते हैं कि नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी की रितिका कुमार बिहार के ग्रामीण इलाकों में गईं और फील्डवर्क के दौरान पाया कि जो महिलाएं अपने अपने मुखिया या मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानती थीं, वो मोदी का नाम ले रही थीं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 2019 में बीजेपी को 44% पुरुषों ने वोट दिया, जबकि महिलाएं 46% रहीं। फरवरी में इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी कई सवालों पर महिलाओं की राय जानने की कोशिश की। हमने सवाल पूछा कि आपकी राय में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, तो 51% महिलाओं ने पीएम मोदी का नाम लिया। सरकार के कामकाज से खुशी जाहिर करने वाली महिलाओं का परसेंटेज 57% रहा। सवाल था कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके वोट देने के फैसले को प्रभावित करेगी। 49% महिलाओं ने कहा नहीं। इसके अलावा करीब 56% महिलाओं ने देश में बेरोजगारी की स्थिति को बेहद गंभीर माना। सवाल हमने पूछा कि महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर आपकी राय क्या है। इस पर 39% महिलाओं ने कहा कि इससे पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का अंदाज़ा लगता है। इस सर्वे में हमने पूछा कि आप पीएम मोदी को किस काम के लिए सबसे ज़्यादा याद रखेंगी, तो 42% महिलाओं ने कहा राम मंदिर के लिए। पिछली बार 2019 में महिलाओं ने ज़्यादातर नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए मतदान किया था। इसके कारण कई है। पहले तो ये निकलता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है महिलाओं को मतदान के लिए, और वो उनको मोदी जी में दिख रही थी। एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना दिख रहा था कि जो वादे कर रहे हैं ये वो उनको पूरा कर पाएंगे। एक अल्फा मेल जिसको कहते हैं, वो एक तरह का पर्सनैलिटी उनको निकल के आ रहा था। क्या ये साल भी यही रहेगा? ये 2024 में भी नहीं पता चल रहा है अभी, क्योंकि ये बार बहुत सारे मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के दिमाग में जो चल रहा है, मन में जो चल रहा है, वो बच्चों के लिए और अपने पति की नौकरी के लिए चल रहा है। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जी हाँ, ये मुद्दे पिछली बार इतने ज़्यादा नहीं थे लोगों के मन में, पर ये बार ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। पर क्या ये मोदी जी को मतदान नहीं देंगी या कि मोदी जी को मत नहीं देंगी? मुझे यह भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे कि बताया पहले, लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उनको लग रहा है कि अगर मोदी जी नहीं तो और कौन, जबकि ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब तक कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लीडरशिप उनको नहीं दिख रही है, तब तक उनका ये फैसला बदलने नहीं वाला है। लेकिन ये क्या कारण से मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं, भाजपा के लिए मत दे रहे हैं, ये सवाल ये बार इतना आसान नहीं है जो पिछली बार था। बहुत सारी स्कीम्स है जो और कांग्रेस और खास तौर पे टीएमसी ममता बनर्जी काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आ रही हैं। सो ज़्यादातर हम देखने जाए तो भाजपा की जो स्कीम्स है और टीएमसी की जो स्कीम्स है या कांग्रेस की जो स्कीम्स का है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है या महिलाओं के लिए उनकी सशक्तिकरण के लिए, उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, खास तौर पर एक आवास योजना है, पीएम आवास योजना, जिसमें महिलाओं के नाम में घर बनते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। खास तौर पे गांव में अपने नाम में घर होना, घर के बाहर उनके नाम की नेम प्लेट लगना, जो मैं गांव में गई हूँ, इतनी बड़ी बात है महिलाओं के लिए। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि महिलाएं किसे वोट करेंगी। चुनाव रणनीतिकार अमिताभ तिवारी कहते हैं, महिला और बाकी मतदाता दो कारणों से वोट करते हैं, आशा और आक्रोश। पार्टियों के लोक लुभावन वादों जैसे लाडली बहना और गृह लक्ष्मी जैसी योजनाओं से बेशक किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या उनकी वोट देने की वजह में महज मुफ्त पाने का विचार है या कुछ और? देश भर में ग्रामीण या शहरी, पढ़ी लिखी या निरक्षर, जवान या बुजुर्ग, हिंदू या मुस्लिम, अमीर या गरीब, सभी तबकों की महिलाओं ने बातचीत में इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स ने पाया कि रोजी रोटी का मुद्दा काफ़ी प्रभावी होने लगा है। वे शिक्षा और रोजगार की भारी कमी और बेहिसाब महंगाई की बातें कर रही हैं। महिला सुरक्षा ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिस पर हर पार्टी अपने और अपने कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की होड़ में जुटी है। इसलिए भाजपा ने बंगाल में ममता को घेरने के लिए संदेश खली की घटना को उछाला, तो कांग्रेस ने हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के आरोपों पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। भारतीय महिला अध्ययन संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋतु दीवान ने ग्रामीण महिलाओं पर एक स्टडी की। इसके बारे में वो कहती हैं, दो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए। किसी को अपने बेटों के लिए रोजगार के अवसरों की फिक्र थी, तो किसी को पति के कामकाज में आगे बढ़ने की संभावनाओं की कमी और छोटे बच्चों के जवान होने पर रोजगार न मिल पाने की फिक्र थी। इसके अलावा देश के दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य में नौकरी की संभावनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
तो क्या इस बार वोट डालते वक्त महिलाओं के लिए आर्थिक मुद्दे बड़ी वजह हैं, या क्या वे मोदी और भाजपा में अपना विश्वास बनाए रखेंगी ताकि उन्हें केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता मिले? आम चुनाव के पहले 2 चरणों में सिर्फ 258 महिला उम्मीदवार थीं, जो कुल 4175 उम्मीदवारों में से महज 8.6% बैठती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण को जुमलों और नारों से ऊपर उठकर धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी सरकारों के हाथों में है, और सरकार किसकी होगी ये महिलाओं के हाथ में है। इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।